पहले कंप्यूटर्स आम लोगों के लिए नहीं बना करते थे। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हैकर्स वगैरह ही कंप्यूटर को यूज किया करते थे। उस टाइम में कंप्यूटर ऐसे होते भी नहीं थे कि उसको आम लोग यूज कर पाए, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर चाहिए तो आपको सारे पार्ट्स खरीद कर लाना पड़ता था और उसको खुद से असेंबल करना पड़ता था, जिस वजह से आम आदमी अगर कंप्यूटर खरीद भी ले तो उसे असेंबल करने में उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसी दिक्कत को देखते हुए स्टीव जॉब्स ने एप्पल के सेकंड कंप्यूटर एप्पल II को प्री असेंबल्ड और पोर्टेबल बनाने का सोचा। लेकिन इस पोर्टेबल रेडी टू यूज कंप्यूटर बनाने के लिए स्टीव जॉब्स को लग रही थी बहुत सारे पैसों की जरूरत, और इस बार सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बनाना था बल्कि लोगों के घर तक भी पहुंचाना था, तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसा लगना था। स्टीव जॉब्स सिलिकॉन वैली के एक इन्वेस्टर के पास गए जिनका नाम था डॉन वैलेंटाइन। स्टीव ने जॉन वैलेंटाइन को एप्पल II दिखाया और डॉन वैलेंटाइन को बहुत पसंद भी आया। अब जैसे कि डॉन वैलेंटाइन अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी नेशनल सेमीकंडक्टर में मार्केटिंग मैनेजर भी रह चुके थे, इसलिए वो स्टीव जॉब्स को देखते ही समझ गए कि स्टीव को मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। उस टाइम स्टीव को बिजनेस प्लान भी लिखते नहीं आता था। डॉन वैलेंटाइन ने स्टीव को बोला कि तुम माइक मार्कुल्ला से मिलो। माइक मार्कुल्ला पहले इंटेल के लिए काम किया करते थे। वो प्राइसिंग, स्ट्रेटेजीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मार्केटिंग और फाइनेंस में इतने तेज थे कि वो सिर्फ 30 साल में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो चुके थे और अपने विला में शानो शौकत से अपनी लाइफ गुजार रहे थे। स्टीव जॉब्स को माइक मार्कुल्ला बहुत पसंद आए और स्टीव ने उन्हें भी अपना पार्टनर बना लिया। मार्कुल्ला जॉब्स के लिए एक फादर फिगर थे और उन्होंने मार्क्स को बहुत नेसेसरी प्रिंसिपल सिखाए जिसका यूज एप्पल कंपनी आज तक करती है। सो अगर कोई फ्यूचर बिजनेसमैन इस वीडियो को देख रहा है तो वो इन प्रिंसिपल को ध्यान से सुने, क्योंकि ये प्रिंसिपल ने एप्पल कंपनी को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया है। तो इन प्रिंसिपल्स का यूज करके तुम्हारी कंपनी भी बहुत वैल्यूएबल बन सकती है। एम्पैथी से यहाँ पर मतलब है अपने कस्टमर की फीलिंग के साथ में एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना, और मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है, जिस वजह से फिर उन कंपनीज की औकात एप्पल कंपनी जैसी बन भी नहीं पाती है। तुमने आज तक अपनी लाइफ में ढेरों मूवीज देखी होगी, लेकिन तुम्हें वही मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती होगी जिस मूवी ने तुम्हारे फीलिंग के साथ में एक इंटीमेट कनेक्शन बनाया होगा। एप्पल के प्रोडक्ट भी सबको इसलिए इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि एप्पल कंपनी के साथ में सबका एक इंटीमेट कनेक्शन बना हुआ है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें एक फोन खरीदना है, तुम्हारे पास में दो ऑप्शंस है, दोनों फोन की क्वालिटी सेम है और प्राइसिंग भी सेम है, तो तुम कौन सा फोन खरीदना चाहोगे? पहली कंपनी है माइक्रोमैक्स और दूसरी कंपनी एप्पल, तो ऑब्वियस सी बात है तुम एप्पल कंपनी का ही फोन खरीदोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रोमैक्स के प्रोडक्ट को लेकर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है और एप्पल के प्रोडक्ट को लेकर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है। भले ही माइक्रोमैक्स एप्पल से 10 गुना अच्छा ही प्रोडक्ट क्यों ना बना ले, लेकिन फिर भी एप्पल एप्पल ही रहेगा और माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है, अपने प्रोडक्ट को ऐसे कैसे बिल्ड करें जिससे फिर उस प्रोडक्ट के साथ में लोगों की फीलिंग्स अटैच्ड हो जाए। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एप्पल ऐसा कैसे कर पाया। स्टीव जॉब्स का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव था कि हमें हमारे प्रोडक्ट को मशीन जैसा नहीं रखना है, हमें उसमें ह्यूमन टच भी डालना है। अगर तुम एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते होगे तो तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि धीरे धीरे तुम्हारा उस प्रोडक्ट के साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और ऐसा हो पाता है क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डेवलप किया है कि तुम जब भी उस प्रोडक्ट को यूज करो तुम्हें ऐसा फील ना हो कि तुम एक मशीन को यूज कर रहे हो। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, जब भी तुम अपने प्रोडक्ट डिजाइन करो उसमें ह्यूमन टच जरूर डालना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे तुम माइक्रोमैक्स की बैक स्टोरी बताओ कि माइक्रोमैक्स कैसे बनी, तो तुम बोलोगे ये क्या पूछ लिया, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ एप्पल कैसी बनी, तो तुम मुझे बता दोगे कि स्टीव जॉब्स नाम का एक आदमी था जिसने अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ अपने घर के गैरेज में कंपनी स्टार्ट करी थी। फिर पहले कंप्यूटर बनाया, फिर मोबाइल बनाया, आईपॉड बनाया, आईपैड बनाया, वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की बैक स्टोरी भी आपके कस्टमर को पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कस्टमर के साथ में एक इंटीमेट कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो तो। पता है स्टीव जॉब्स ने अपनी बुक भी इसीलिए लिखने लगाई थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनके कस्टमर को एप्पल की बैक स्टोरी पता हो, जिससे एप्पल और कस्टमर के बीच में एक डीप कनेक्शन बन जाए और फ्यूचर में भी लोग जब उस बुक को पढ़े तो वापस से वो एप्पल के फैन बन जाए।
जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तब आपको 100 तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। आप सोचोगे यार मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, लेकिन माइक मार्कुल्ला बोलते हैं कि आप 99% अपॉर्चुनिटीज को एलिमिनेट कर दो और सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है। इसी चीज को मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमें पता है कि एग्जाम लिखने के लिए हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर तुम एग्जाम देने जाने से पहले पूरी बुक पढ़ने की कोशिश करोगे तो एग्जाम के टाइम पर वो पूरा तुम्हारे दिमाग में मगअप हो जाएगा और तुम अच्छे से एग्जाम नहीं लिख पाओगे। और वहीं अगर तुम एग्जाम देने जाने से पहले पूरी बुक पढ़ने की बजाय तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करोगे तो वो तुम्हें याद भी रहेंगे और तुम अच्छे से एग्जाम भी लिख पाओगे। सो बिजनेस भी एक एग्जाम के जैसा ही होता है। इसमें भी तुम्हें हर दिन 100 तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है। लोग किसी भी कंपनी के बारे में अपना ओपिनियन फॉर्म इस चीज को देखकर करते हैं कि उस कंपनी से वाइब कैसी आ रही है। जैसे अगर तुम इंडियन रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो वहां तुम्हें एक अलग वाइब एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, और वहीं अगर तुम ताजमहल जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक अलग वाइब एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो किसी भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी वाइब कन्वे करती है। अगर तुम्हारी कंपनी इंडियन रेलवे स्टेशन जैसी वाइब देंगी तो लोग उसके बारे में वैसा ही ओपिनियन फॉर्म करेंगे, और अगर तुम्हारी कंपनी ताजमहल जैसी वाइब देंगी तो लोग तुम्हारी कंपनी के बारे में ताजमहल जैसा ही ओपिनियन फॉर्म करेंगे। तुमने एक कोट तो सुना ही होगा कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, लेकिन असलियत में लोग किसी भी बुक को जज करते हैं उसके कवर को देखकर। जैसे लोग किसी भी इंसान से प्यार करते हैं सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती को देखकर। कोई भी ये नहीं देखता है कि जिस इंसान से वो प्यार कर रहे हैं वो अंदर से भी खूबसूरत है या नहीं। तो बिजनेस में भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट अंदर से तो खूबसूरत होना ही चाहिए, लेकिन बाहर से भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। अब इस चीज को ध्यान से सुनना। माइक मार्कुल्ला बोलते हैं, If we present a product in a good manner, creative manner और professional manner, it will definitely create a good vibe। एक बार फिर से सुनना। If we present a product in a good manner, creative manner एंड अ प्रोफेशनल मैनर, इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ गुड वाइब। भाई अगर मैं एप्पल की वाइब की बात करूं तो एप्पल की वाइब तो ऐसी है कि जो इंसान एप्पल के प्रोडक्ट को अपने जेब में रख लेता है तो उस इंसान की भी औकात बढ़ जाती है। तो फिर तुम ही सोच लो कि माइक मार्कुल्ला के ये 3 प्रिंसिपल कितने इंपॉर्टेंट है। माइक्रोमैक्स एक अलग वाइब कन्वे करता है और एप्पल एक अलग वाइब कन्वे करता है। तुम अपने प्रोडक्ट के साथ में कौन सी वाइब कन्वे करना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्केटिंग लेसन एप्पल कंपनी के जो माइक मार्कुल्ला ने स्टीव जॉब्स को बताए थे। जब भी तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो ये 3 प्रिंसिपल का जरूर यूज करना, क्योंकि तुम्हें एप्पल जैसी कंपनी बिल्ड करनी है, ना कि माइक्रोमैक्स जैसी। और हाँ भाई, माइक्रोमैक्स से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर माइक्रोमैक्स का नाम यूज किया था। अगर कोई माइक्रोमैक्स वाला बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो भाई प्लीज ऑफेंड मत होना। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।